Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good evening. Sorry. Good evening. Good evening. So, are you having my PPT before you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, I'll wait for 1 or 2 minutes and then we can start with the case laws. Basically, why I'm taking this case laws today is it plays a very crucial role in your exams. क्योंकि एग्जाम्स में आपको 20% केस लॉज और न्यूमेरिकल्स आते हैं. सो जैसे जैसे हम चैप्टर्स खत्म करते जा रहे हैं वैसे ही उसके साथ अगर हमने केस लॉज किया तो हमारी एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी. सो टुडे वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिस्कस द एग्जम्प्टेड गुड अंडर द जीएसटी. ये एक कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे. उसके बाद वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द केस लॉज. शायद आप सभी के साथ प्रसाद सर ने ऑलरेडी पीपीटी शेयर किया है. एम आई राइट? Yes, ma'am. गुड. तो कितने अभी पार्टिसिपेंट्स हैं मुझे बताइए जरा. Ma'am, 9 parties. Total 11 है पर शायद 9 students ही है. Okay, I will not waste time of those who have come on time. So basically, first let's talk about the new concept which is the exemption from tax. क्योंकि हमने चार्ज कब लगता है जीएसटी पर ये देखा, सप्लाई कंसेप्ट देखी, उसके साथ साथ कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में भी देखा. लेकिन ऐसे भी कई गुड्स है जिस पर जीएसटी जिस अगर आप उस गुड्स का सप्लाई कर रहे हो या या वो सर्विस आप किसी को दे रहे हो, at that time you don't have to pay GST. Okay, so supply of goods or services or both attracts nil rate. मतलब ऐसे गुड्स या सर्विसेज है जिसमें 0% रेट है, या ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जो जीएसटी के एम्बिट में नहीं आते. ओके, these are called goods or services exempted from tax, मतलब जीएसटी. वैसे मैंने आपको गुड्स के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे लाइव फिश, अगर आप लाइव फिश बेच रहे हो, फ्रेश मिल्क, पोटैटोज, इंडियन नेशनल फ्लैग, ग्रेप्स, प्लास्टिक बैंगल्स आर ऑल फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द एग्जम्प्टेड गुड्स. एग्जम्प्टेड गुड का मतलब क्या है? जिस पर नील रेट है या जिस पर जीएसटी अंडर टैक्स लेविएबल नहीं होता, टैक्स पेएबल नहीं होता, दैट इज कॉल्ड गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. वैसे सर्विसेज भी है जिन पर जीएसटी नहीं लगता. बिल्कुल है भाई. कौन से सर्विसेज है? ऐसी एंटिटी जो सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स के अंडर रजिस्टर्ड है. What do you mean by section 12AA? Section 12AA speaks about the taxability of charitable trust. मतलब जो एंटिटी एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट करके रजिस्टर है और जो एंटिटी के एक्टिविटीज आर ओनली फॉर द चैरिटी. लेकिन कौन से एरिया में? पब्लिक हेल्थ, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा. तीसरी बात है एजुकेशन प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट में वो चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर रहा है, या उसका काम इज रिगार्डिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. मतलब इफ द चैरिटेबल ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर 12AA, उसके साथ साथ वो काम कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ में, रिलीजियस मूवमेंट है, स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड कर रहे हैं, योगा के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, या they are working in education sector or skill development but as a trust. चौथी बात, if they are working on the preservation of environment
whatever services they are rendering through their charitable trust is not taxable under the GST. So these are the few examples of the exempted service. यहाँ आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, what do you mean by exempted goods or services under GST? क्या है जिस पर नील रेट है या जो गुड्स और सर्विस GST के एम्बिट में नहीं आते. उसके साथ साथ यू हैव टू रिमेम्बर फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर गुड्स एंड फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विसेज. इतना अगर आपने लिखा तो आपके लिए बेहतरीन होगा एग्जाम में भी. नाउ आई वांट योर लाइव पार्टिसिपेशन व्हाइल डिस्कसिंग द केस लॉज. ये एग्जाम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज की बहुत ही छोटी कंसेप्ट थी. नाउ आई एम लिटरली एक्साइटेड टू डिस्कस अबाउट द केस लॉज. मैम एक छोटा सा So I क्वेश्चन would है. like to request you. जी. ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, इन जो आपने स्पेसिफिक बताया, तो इन लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, राइट? जी नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं करना पड़ता और इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं करना पड़ता. तो मैम इसमें लोग गलत फायदा भी तो उठा सकते हैं इस चीज का, जैसे कि हम सुनते हैं लोगों को अपना मतलब जब ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है तो वो एनजीओ से या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट से कन्वर्ट करवा लेते हैं. तो इनमें कुछ ऑडिट का भी रहता है क्या? हाँ, ऑडिट भी रहता है. एंड जो सेक्शन 12 AA का मैंने जो जिक्र किया उसमें ही उनके ऑडिट का भी थ्रेशहोल्ड दिया है. 2 लाख से अगर ज्यादा उनका टर्नओवर रहा तो उनका ऑडिट भी रहता है. ओके, सिर्फ ऑडिट लेकिन रहता है, मतलब किसी भी लिमिट में उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता? नहीं, सिर्फ ऑडिट रहेगा. लेकिन कैसा है ना, वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसलिए इट इज नॉट मैंडेटरी टू पब्लिश देयर रिकॉर्ड्स. लेकिन बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट पर अगर आप जाओ तो एज दे आर डूइंग अ गुड वर्क, दे ऑलरेडी पब्लिश देयर एनुअल रिपोर्ट्स ऑन वेबसाइट इटसेल्फ. मतलब आप हमेशा शायद यूट्यूब पे सुनते हो सदगुरु के वीडियोस, उनके लेक्चर्स. इफ यू विजिट हिज वेबसाइट, उनके वेबसाइट पे आपको उनके एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाएंगे. उनकी जो ईशा फाउंडेशन है, सब एनुअल रिपोर्ट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे, बिकॉज इट्स अ ट्रस्ट. सो बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट है जो अपने एनुअल रिकॉर्ड्स वेबसाइट पे ही डाल कर रखते हैं once it is audited by the auditor. Any question? और जो आपने बात की कि पैसा घुमा सकते हैं, पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यस, ऐसा होता है. यस मैम, बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं ना कि वो ट्रस्ट से अपने पैसे कन्वर्ट करवा लेते हुए हैं. हैं, बहुत सारे केसेस हुए भी है. But let's hope for a better that people will learn from such things and will not attempt to use the trust which are actually made for a good purpose. मैं बिल्कुल सहमत से. Now let's go for case laws. I hope you have already gone through the all PPTs I have shared with you regarding the supply concept, regarding the chargeability of GST. क्योंकि ये जो केस लॉज है, ये सारे केस लॉज जो हमने अब तक पढ़ाई की है उस पर ही डिपेंडेंट है. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट वुड बी द डिस्कशन से जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे. सिर्फ मैं कीर्तन भजन कर रही हूँ और आप सुन रहे हो, ऐसा नहीं होगा. We are going to discuss the case law. So I would like to request all, please turn on your audio and feel free to discuss the provisions, to discuss your thoughts regarding the case given. एक काम करते हैं, पहले मैं केस पढ़ती हूँ, क्वेश्चन पूछती हूँ, and if anyone knows the right answer can tell me along with its explanation. और अगर ये आंसर गलत है तो मैं आपको उसका भी सही आंसर बताकर उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी. So now let's start with the first case law. Which of the following activity is outside the scope of supply and not taxable under GST? मतलब यहाँ पे हमें ऐसा देखना है कि whatever the transaction is given, वो supply है या नहीं है. पहली बात, services by an employee to employer in the course of or in relation to his employment. क्या लगता है आपको, सप्लाई है या नहीं है? मैम सप्लाई तो नहीं हुए.
Exactly. So it is outside the scope of supply and it is not taxable under GST. क्योंकि ये जो स्पेसिफिक सर्विस है, जब हमने निगेटिव लिस्ट पढ़ी थी तो इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट निगेटिव लिस्ट कि ये सप्लाई ही नहीं है. दूसरी बात है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल. मैम ये भी सर्विसेज ऑफ नहीं है सप्लाई. It is also exempt from the tax actually, negative list में. पूरे मतलब ये जो पूरे तीन Yes, ऑप्शंस all of the above. Yes Yes, ma'am, ma'am. all of the all above. are the part of negative list. So the right answer is all of the above. और इसका explanation हम क्या देंगे? All the services are included in the negative list of definition of scope of supply. इसलिए ऊपर दिए हुए कोई भी सप्लाई नहीं है. अगर वो सप्लाई नहीं है तो that will not be taxable under the GST. आगे केस लॉ पे जाए, नेक्स्ट केस लॉ पे जाए. इसमें इस केस लॉ में किसी को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, ma'am. ओके. थोड़ा बड़ा हुआ अभी केस लॉ नंबर 2. चलो देखते हैं. Examine whether the following activities would amount to supply under section 7. Read with the schedule 1. See, एक तो चीज मैं आपको सीधा बताती हूँ. Nobody will ask you the section number and schedule number. You don't have to remember the section, okay? But you should be aware of the correct definitions. So यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि जो 3 केसेस दिए हैं इसमें से सप्लाई किसको कहेंगे. सो लेट्स डिस्कस केसेस वन बाय वन. आपको बताना है वो सप्लाई है या नहीं है. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट केस. सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डेपो इन मुंबई. मतलब उसकी छोटी ब्रांच कह दो. बोथ these establishments are registered in respective states. Finished goods are sent from a factory to Mumbai depot without consideration so that same can be sold. मतलब फैक्ट्री मतलब दिल्ली के फैक्ट्री में वो बना रहे हैं और बेचने के लिए वो मुंबई में सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, राइट? मुंबई डेपो को वो सेल नहीं कर रहे. विदाउट कंसिडरेशन वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. तो इसको हम सप्लाई कहेंगे या नहीं कहेंगे? मैम कहेंगे. Yes, it is बिल्कुल supply, ma'am. कहेंगे Movement क्योंकि of the सप्लाई goods. हो रहा है. मूवमेंट ऑफ गुड्स है. यस करेक्ट. is a movement of good and without consideration भी किया है. फिर भी हमने एक word सीखा था when we were talking about the definition, that is this movement of good is done for the furtherance of business. मतलब ये movement आगे का बिजनेस करने के लिए, आगे का सेल करने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी. इसलिए इसको हम सप्लाई कहेंगे ही कहेंगे. Let me tell you guys, when you are writing regarding any law, you should stick to their language. मतलब आपका एक वर्ड भी आया ना, इट्स इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फिर भी आपको वो केस लॉ का मार्क मिल जाएगा. लेकिन कभी कभी मैं देखती हूँ कि बच्चे ऐसे घुमा घुमा कर आंसर देते हैं. मतलब एक सेंटेंस एक्टिव में लिखते हैं, वही सेंटेंस पैसिव में लिखते हैं. डोंट ट्राई टू फूल योर एग्जामिनर. एग्जामिनर को इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आती है. So he can understand what was going on your mind at the time of exams. So इससे अच्छा है जितना आपको अच्छा आता है वो सीधा लिख कर आओ. ऐसे घुमा कर आंसर्स टैक्सेशन में तो कभी भी मत लिखो. इसका उल्टा रिजल्ट ये आता है कि वो शायद एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको मार्क्स ही ना दे, क्योंकि उसको पता चलता है कि यू आर नॉट गुड एट लॉ, यू आर नॉट गुड एट टैक्स लॉज, एंड आप क्या कर रहे हो, कुछ भी फेंक रहे हो एग्जाम पेपर में. So stick to the legal language. Second case, Raman is an architect in Chennai. His brother, who is settled in London and is a well-known lawyer, Raman has taken legal advice from him for free of cost with regard to his family dispute. मतलब ये तो भाई international service हो गई. Raman is sitting in India and he is taking the advice from a brother who is sitting in London. So it can be called as an import of service. लेकिन रमन ने एक नया पैसा नहीं दिया अपने भाई को और वो एडवाइस लिया था उसके फैमिली डिस्प्यूट के लिए. तो आपको क्या लगता है गाइस,
ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या नहीं No, है? ma'am, this is not मैम the supply actually. This is not the क्यों service, supply of services. Because क्यों ये नहीं तो है? internal, because ये तो इनका internal, जैसे if I call you and I ask some answer for any questions, राइट so means you are not providing any service to me and it's free. Because इसके some लिए doubt अच्छा वर्ड हम कहेंगे कि इट्स नॉट इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन yes, नहीं है, not furtherance of business. it's a Yes, personal transaction, right? yes, So yes. GST cannot be imposed on a personal transaction. Okay, so yes, it is not a supply of service. Now let's and very good beta, both of you are doing really well, and I'm expecting the same participation from the other people as well. The third case, would you answer be different if in the above case Raman has taken the advice from his brother only, okay, but for the business unit in Chennai and at free of cost? तो क्या आंसर आंसर तो होता? आपने ही अभी दिया एडवाइस अभी, वाज No, here ma'am, there are two answers actually. क्योंकि बिजनेस यूनिट आया है तो ऑफ If it is कोर्स free of cost, then there no need. It's not a supply, not राइट for further business actually. But if he pay some fee to his brother, then it's a then service. it will be the import of service, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस के लिए भी हम कॉल कर लेते हैं and we don't pay, right? But when it comes that we are paying something to the even your brother or sister, yes, then it will become the supply of service. Very true. Now let's go to the case number 3. आपको मजा आ रहा है केस लॉ सॉल्व करने में? यस मैम, Yes, Yes, क्योंकि जितना ma'am. हमने सीखा है ना, नाउ वी आर अप्लाइंग दैट नॉलेज, एंड हमें हमको ही पूछना है कि अरे यार मुझे सप्लाई डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आई है या नहीं आई है. इफ आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, इसका मतलब है मैडम ने भेजी हुई पीपीटी मुझे अभी फिर से खोलनी है, पढ़ना है और फिर से ये केस लॉ सॉल्व करने की कोशिश करनी है. इज दैट क्लियर टू यू? जो लोग शांति से मोबाइल फोन ओपन करके मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनको आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट देम कि अभी मेडिटेशन थोड़ा छोड़ दो और मेरे साथ बात करो रिगार्डिंग केस लॉज. ओके गाइज, चलो लेट्स गो टू द केस लॉ नंबर 3. वाओ. State whether the following supplies would be treated as a supply of goods. क्योंकि supply of goods पे बहुत केस लॉज है और वो आपको एग्जाम में जरूर आएंगे, इसलिए ले रहे हैं. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या लगता है आपको? it's सप्लाई a है? supply of services, not सप्लाई the है goods. मैम, इट्स अ सप्लाई, करेक्ट. Yes, ma'am. Goods It's from, supply. correct. Goods forming part of business assets are transferred or disposed or by under directions of person carrying on the business whether or not for consideration. मतलब ट्रांसफर किए कहीं पे भी, जैसे हमने वो दिल्ली मुंबई का ट्रांजैक्शन देखा था, या डिस्पोज ऑफ किए, स्क्रैप्ड कर दिए, उसको सप्लाई बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैम सप्लाई ही बोलेंगे बोलेंगे. मैम, सप्लाई not ही supply. बोलेंगे. दोनों Yes, केस में ma'am. It's सप्लाई supply. बोलेंगे. Exactly. When it is transferred, it is also called supply. When it is disposed, it is also called as supply. क्योंकि जब आपने अकाउंटिंग सीखा होगा फर्स्ट ईयर में, वहां पे आप इन्वेंट्री में फीफो लीफो करते वक्त किया है ना आपने फर्स्ट ईयर में? यस मैम, तो फीफो लीफो करते वक्त जब आप शॉर्टेज लिखते हो, मतलब वो डिस्पोज किया होता है या एक्चुअली वो समझ में नहीं आता कि कहाँ गए, तब हम इश्यू प्राइस लिखते हैं वहां पे. सही बात है ना? जैसे हमने इश्यू कर दिया, सो दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई. दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी कॉल इट एज अ सप्लाई इवन इट इज डिस्पोज्ड. बात समझ में आ गई? मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट आइसोलेशन में मत पढ़ो. इवन इफ यू आर लर्निंग जीएसटी, there will be some linkages from costing, there will be some linkages from income tax, there will be some linkages from economics as well. So जब भी हम कुछ सब्जेक्ट सीख रहे हैं ना, तो आपके एंटीना रहते हैं ना दिमाग के, वो हमेशा एक्टिव रहने चाहिए कि दे कैन कैच द सिग्नल्स. चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन.
ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। बहुत बढ़िया है। सप्लाई मतलब ऑफ गुड्स, हाँ, इसका सप्लाई ऑफ एग्जाम्पल गुड्स। सबसे बढ़िया कौन सा होगा? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा होगा? व्हेन जैसे यू आई आर बाइंग ए टू परचेसिंग व्हीलर, the vehicle, exactly, vehicle on a loan, on hypothecation. When you are purchasing it on a loan, the company or the bank gives you right to use, but the title will be with the bank till you pay the loan clearly, right? So still you have to pay GST on it. Now let's go next. Transfer of stolen good under an agreement which stipulates that property shall pass at a future date. क्या लगता है आपको? also come under supply You of will be goods. the owner. Freeze the supply of goods. Now let's Yeah, go to because the suppose I case. book a flat under construction, it's like that. Exactly. That is the only related case of construction. क्योंकि आप पहले बुक करते हो अपने नाम पर, कुछ टोकन अमाउंट देते हो, लेकिन आपको जो कीज है वो बाद में मिलते, फिर भी आपको उस पर जीएसटी पे करना ही पड़ता है। सही बात है. दैट इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन सेक्टर ओनली. And I'm very happy that you have started relating the cases with the actual sectors. मैम क्योंकि मैंने व्हीकल से भी तो हो सिंपल सकता है लैंग्वेज ना, में जो इसीलिए लिखा. फ्यूचर मतलब हम पे कर देते हैं, बुकिंग अमाउंट देते हैं, उसके बाद हमें मिलता है। दैट पीरियड इज क्योंकि आप आज बुक करते हो, आपको टाइम क्यों लगता है व्हीकल हाथ में मिलने के लिए? क्योंकि वो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट की प्रोसीजर चलती है, इंश्योरेंस निकालना है, आरटीओ से परमिशन लेनी है. बट जब आप कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हो ना बेटा, पोजीशन तक कम से कम 1.5 साल 2 साल जाते ही है, इफ यू आर बुकिंग द फ्लैट एट अ वेरी बिगिनिंग स्टेज. इसीलिए yes, both are actually correct, but time duration is higher in case of construction, और vehicle में सिर्फ 2-3 दिन का ही difference रहता है. Now let's go to the case law number 4. अभी हमें कुछ अलग डिसाइड करना है. अभी तक तो हम डिसाइड कर रहे थे कि ये सप्लाई है या नहीं है. अभी डिसाइड करना है ये कॉम्पोजिट सप्लाई है या नहीं है. कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब याद है आप सब लोगों को? जब हम कोई प्रोडक्ट एक गट्ठा बंडल करके बेच रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट सप्लाई. लेकिन उसमें कंडीशन दी थी, व्हेन यू आर मेकिंग अ बंडल ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, अगर आपको ऐसा लगा कि बंडल में जो प्रोडक्ट्स है वो सेपरेटली भी हम बेच सकते हैं, then we will not call it as a composite supply. जो नेचुरल बंडल रेडी होता है उसको ही हम कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं. मैंने तो हिंट दे दी है ऑलरेडी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस. फर्स्ट, a hotel provides 4 days 3 night package wherein the facility of breakfast dinner is provided along with the room accommodation. क्या कहेंगे इसको? कंपोजिट सप्लाई कहेंगे या ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है? कंपोजिट सप्लाई मैम. अभी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि you may argue with me, ma'am, hotel can also provide a breakfast and dinner separately. No, but this is not a normal hotel. This is a hotel which providing the lodging and boarding. The hotel which is providing the lodging and boarding normally do not run veg restaurants or non-veg restaurants for the passer buyers कि जो आए खाना खाकर चले जाए. ये जो hotels रहते हैं वो स्पेसिफिकली अपना मेन्यूज उनको ही सर्व करते हैं जो होटल में रहते हैं. ओके, सो the service of providing the breakfast, dinner and lunch are very much natural services which should be given along with the lodging. Okay, so that is the main reason why we can call it as a composite supply. चलो दूसरी बात देखते हैं. A toothpaste company has offered the scheme of free toothbrush along with the toothpaste. हम कई बार टीवी पर देखते हैं. यस बेटा. हाँ मैम, अगर हमारा टर्नओवर 1.5 शेयर से आगे होगा तो फिर भी कंपोजिट में जाएगा ये? आगे नो सुनो, वो कंपोजिट स्कीम है, ये कंपोजिट सप्लाई है. ओके, व्हाटएवर यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इज अबाउट अ कंपोजिट स्कीम. आगे केस लॉज है उस पर. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट सप्लाई. ओके.
हम देखेंगे, Okay. आपकी भी केस देखेंगे, डोंट वरी. Now, Yes, yes. a toothpaste company has offered the scheme of free toothbrush along with the toothpaste. हम कई बार देखते हैं एड में कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. क्या लगता है आपको, ये कॉम्पोजिट सप्लाई है या नहीं है? I guess This is ये also composite supply. इट्स नॉट एट ऑल कॉम्पोजिट सप्लाई, क्योंकि आप टूथपेस्ट अलग बेच सकते हो, ब्रश भी अलग और बेच ब्रश सकते भी हो. अलग बेच सकते हैं exactly. Yeah, you are just adding it as your marketing agenda. So you cannot call it as a composite supply. Now, let's go to the case law number 5. सिंपल है, हाँ, एकदम सिंपल है. बीच में थोड़ा मैंने 20%. सिंपल डाल दिया. Then B is the answer What is the actually. maximum 20. rate? 20. Yes. B. It's a 28. 28 चार, हाँ, मैम मैंने गूगल exactly. सर्च किया था तो वो 20 बता रहा था. मेरे को भी मतलब 28 ही आंसर था. बट व्हेन आई आपको सर्च इट किसने बताया कि हर चीज गूगल में सही होती है? आई वाज रीडिंग अबाउट द केस. तो No. मेरे को भी पहले 28 ही एक लगा था. एक बात तो एक बात तो आप सीख गई बेटा कि जो लिखा होता है हर चीज गूगल पर जो सर्च इंजन में आती है वो सही नहीं आती. आज सुबह मैं मेरे हस्बैंड के साथ बात कर रही थी एंड ही हैज एक्चुअली शेयर्ड अ वेरी वंडरफुल केस विथ मी गूगल के बारे में. यस्टरडे L&T Infotech has dispersed the dividend of 18 rupees. ऐसे गूगल पे न्यूज आई. ओके, तो उनके एक क्लाइंट ने चेक किया कि अरे उनको तो सिर्फ 8 रुपए पर शेयर डिविडेंड मिला है. एंड ही जस्ट कॉल माय हस्बैंड कि गूगल पे तो न्यूज है 18 रुपए का डिविडेंड है और मुझे तो सिर्फ 8 रुपए पर शेयर डिविडेंड आया, ऐसा क्यों वैसा क्यों. एंड फाइनली माय हस्बैंड हैज टू गिव हिम लेटर कि जिसमें L&T ने साफ लिखा था कि they have declared the dividend of 18 rupees, out of which 10 rupees has been paid in March 2020 and 8 rupees are paid on 17th of August. ओके, हाफ नॉलेज. हाँ, गूगल ने क्या दिया, 18 रुपए का डिविडेंड दे दिया. अरे लेकिन कैसे दिया ये नहीं लिखा कहीं पे. So we have to be very much aware कि yes, definitely Google will help you, but it's not true that it will give you always a complete information. You have to little bit conscious about it कि कहाँ Google पे किस वेबसाइट पे आपको सर्च करना है. जैसे हमने WTO देखा, हमने अभी परसों IMF का डेटा देखा. हमने ऐसे नहीं किया कि किसी ने ऑलरेडी काम किया है क्या वो स्क्रिबल स्लाइड्स पे. नहीं, we have not dependent on the already work done by the people. We have taken all the data on our own and then we have started working on it. Is that clear, beta? Yes, completely. Okay, चलो let's go to the law number 6 and I really appreciate कि जितना आप मेरे साथ डिस्कस करोगे उतना मुझे भी कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी आपसे. और शायद आपको भी कुछ अपार्ट फ्रॉम स्टडी मैं आपको ऐसे रियल टाइम केसेस भी बता सकती हूँ when you will start discussing with me. Now let's go to the case number 6. थोड़ी बड़ी केस है, लेकिन जो अभी सवाल आया था कि 1.5 करोड़ का टर्नओवर लिमिट, इसी के बारे में केस है. Subramanyam Enterprises has 2 registered places of business in Delhi. एक ही कंपनी है लेकिन उनके 2 रजिस्टर्ड एड्रेस हैं. Its aggregate turnover of the preceding year for both places of business was 120 lakhs. मतलब दोनों प्लेसेस का टर्नओवर अगर हमने एक साथ ऐड कर लिया तो कितना आ रहा है, 1.2 करोड़, मतलब 120 lakhs. It wishes to pay tax under composition levy. मतलब हम जो कहते हैं ना composite levy scheme for one of the place of the business in the current year while under normal levy for other. अभी ये बंदा और दिमाग लगा रहा है. He is claiming कि मेरा एक जो यूनिट है, एक यूनिट के लिए मैं composite scheme लेता हूँ, दूसरे यूनिट के लिए मैं normal scheme लेता हूँ. अभी आपको बताना है, हमें डिस्कस करना है रादर कि इज इट अलाउड अंडर GST.
कर सकते हैं हम लोग? No, ma'am. Actually, it should not be allowed because the it, GSTN it is based on the PAN and the turnover जो भी उसने ये कर रहा है, because while filing the return he has to show under the means इसमें, क्योंकि सिंगल इसमें एंटरप्राइजेज में दोनों जा रही है. एग्जैक्टली क्योंकि एंटरप्राइज तो एक ही है. एंड व्हेन वी हैव सीन कि हाउ जीएसटीएन गवर्नमेंट क्रिएट्स, सो बेसिकली जीएसटीएन इज बेस्ड ऑन योर पैन. पैन तो एक ही रहेगा, मतलब इनकम एक ही पैन पर लोड होगा आपका सारा. तो यू कैन नॉट क्लेम कि मेरा एक यूनिट कंपोजिट पे जाएगा और दूसरा यूनिट नॉर्मल पे जाएगा. सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेस को एक ही ऑप्शन है कि दोनों यूनिट के लिए कंपोजिट स्कीम एक्सेप्ट करो या दोनों यूनिट के लिए नॉर्मल स्कीम एक्सेप्ट करो. ये दो ही उनको ऑप्शन आएंगे. क्यों? क्योंकि पैन एक. हाँ, अगर ऐसा हुआ था कि सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेस का एक पैन, सुब्रमण्यम स्वामी एंटरप्राइजेस का दूसरा पैन, और दोनों का ओनर एक है लेकिन दो बिजनेस के पैन अलग है, देन दे कैन थिंक क्योंकि दो अलग अलग एंटरप्राइजेस रहते. बट यहाँ एक ही एंटरप्राइजेस है हैविंग टू रजिस्टर्ड ऑफिस, इतना ही डिफरेंस है. लेकिन जो सेल्स टर्नओवर रिकॉर्ड होगा वो सारा का सारा एक ही पैन पर होगा, मतलब एक ही जीएसटीएन पर होगा. सो सिर्फ लोकेशन अलग है, इसलिए आप एक के लिए अलग एक रूल, एक के लिए अलग रूल ऐसा नहीं कर सकते. वेरी गुड. नाउ लेट्स गो टू द case law number 7. A person availing composition scheme in Haryana during a financial year crosses the turnover of 1.5 crore during the course of the year. That is, he crosses the turnover of 1.5 crore in December. हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए कि when we are talking about any taxation law, we do not follow the calendar year, we follow the financial year. So it is beginning with 1st April ending with the 31st March. So ये जो बंदा है उसका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस हो गया. कब क्रॉस हो गया? इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर, दिसंबर को ही क्रॉस हुआ. तो क्वेश्चन है, विल ही बी अलाउड टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम? क्योंकि हमें पता है जब तक टर्नओवर 1.5 करोड़ का है तब तक ही कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम. बट ये उसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही खत्म हुआ. तो ये बंदा पूछ रहा है हमें कि कैन आई टेक द बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम टिल 31st मार्च. क्यों 31st मार्च? क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31st मार्च को खत्म होगा, लेकिन मेरा जो लिमिट है वो दिसंबर को ही खत्म हुआ है. फिर भी मुझे 31st मार्च तक कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या लगता है आपको? नहीं, इसमें नहीं मिलेगा, उसको नहीं रेगुलर रेट मिलेगा. पे पे करना पड़ेगा. कॉम्पोजिशन स्कीम में हमने Normal. एक पढ़ा था कि जिस दिन आपका ये टर्नओवर लिमिट क्रॉस होता है उसी दिन से आपको टैक्स अंडर नॉर्मल सिनेरियो पे करना पड़ता है. राइट? सो it is based on the turnover, it is not based on the financial year or calendar year. जिस दिन आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ क्रॉस करेगा उसी दिन से आपको कंपोजिट स्कीम के जो बेनिफिट्स है वो मिलना बंद हो जाएगा. आपको उसी दिन से अंडर नॉर्मल रूल्स जीएसटी पे करना पड़ेगा. दैट इज द थिंग. नाउ here I am done with the all case laws, and I'm very much happy that you have solved it very beautifully. Maybe I have sent you probably few minutes before the lecture. So this is the first time I was discussing the case laws with you. जब और 3-4 लेक्चर्स होने के बाद जब मैं केस लॉज फिर से आपके साथ शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी, तब 1 घंटा पहले पीपीटी शेयर नहीं होगी. ऑन द स्पॉट हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज आपको मैंने जानबूझकर टाइम दिया था ढूंढने के लिए, रिसोर्स फाइंड आउट करने के लिए, एंड आई एम ग्लैड दैट मोस्ट ऑफ यू पीपल हैव स्टडीड इट. यही मुझे चाहिए था कि आप पहले स्टडी करो. लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव शेयर्ड द केस लॉस, इसलिए ही ये टाइम दिया था.
next time after 2 weeks we will again solve some case laws, और after 2 weeks हमें numericals भी solve करने हैं कुछ. At that time we will do spontaneously. Okay, so I hope you have started reading the news about GST also. मैंने कल आपको एक एंटी डंपिंग के बारे में न्यूज भेजी थी कॉमन ग्रुप पे. आपने पढ़ी है वो न्यूज? हेलो. नो मैम, चाइना वाली क्यों? पढ़ी थी. चाइना हैज एक्सटेंडेड द एंटी डंपिंग ड्यूटी. इंडिया ने भी एक्सटेंड किया है, वो पढ़ी है न्यूज? कॉस्टिक सोडा की मैंने भेजी थी. Guys, why I'm sending you the other stuff which is related to the study as well, क्योंकि it also prepares you for the interview, कि आपको बाहर क्या चल रहा है इसका अंदाजा है या नहीं है. And you need to understand that due to this pandemic issue, अगले 2 या 3 साल जॉब विल बी अ वेरी क्रिटिकल थिंग, और जो सबसे बढ़िया काम करेगा, प्रिपरेशन करेगा, उसको ही जॉब मिलेगा. क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के जॉब कट हो चुके हैं. आज आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, अराउंड 50 lakhs to 60 lakhs people have lost their job. And if we are doing MBA and if we really want to secure a good job, उतना ही अच्छा हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए. You are in second year, still you have 1 semester in your hand. सही बात है, right? So when the market will be open, when the gates are open, we should be ready to grab the opportunity. So जितना मैं आपको send कर रही हूँ उतना पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि मेरी तो प्रेयर हमेशा रहती है कि मेरे सारे बच्चों की प्लेसमेंट अच्छी तरह से हो जाए. लेकिन if we lack to prepare ourselves for the job interviews, even for the business, then सिर्फ गिल्टी फील करके कुछ नहीं होगा. तब वी शुड बी प्रिपेयर आवरसेल्फ वेरी वेल. थोड़ा पढ़ाई करना जरूरी है. मतलब सुबह एक लेक्चर होता है, शाम को 2 लेक्चर रहते हैं, तो 3 घंटे लेक्चर कर लिया, बहुत कर लिया मैंने. नो, यू आर हैविंग अराउंड 4 to 5 hours इन बिटवीन, तो उसमें पढ़ाई मत छोड़ो बेटा. बात समझ में आ रही है ना आप सब लोगों को? हेलो. यस मैम. यस मैम. दैट इज अ नीड ऑफ मैम पढ़ने बैठते तो फिर माइंड घूमता है. अगर सही बात है, बहुत दिनों से आप घर में बैठे हो तो शायद मन नहीं लगता होगा, बट यू कैन ट्राई द वेरियस मीडियम. क्योंकि बहुत टाइम आप ऑनलाइन लेक्चर्स में रहते हो, तो कई कबार बुक खोल कर बैठो. मन नहीं लगता है तो जैसे आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर बातें करते हो ना, वैसे कॉन्फ्रेंस कॉल करके, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ थ्रू लेक्चर, वैसे दोस्तों के साथ बातें करो, रिलेटेड टू स्टडी बातें करो.